नमस्कार दोस्तों। भारत में संवैधानिक संस्थाओं के विकास के क्रम में हमने आपको 1773 1773 में जो चार्टर एक्ट आया था उसको भारत में कानूनी रूप से शासन चलाने की प्रक्रिया की शुरुआत मानी जाती है, खासकर अंग्रेज़ों के समय में। ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के ब्रिटिश क्राउन के अधीन जब भारत आया, उस पूरे कालखंड में 1773 के चार्टर एक्ट को भारत में कानूनी रूप से शासन चलाने की प्रक्रिया की शुरुआत आप कह सकते हैं। तो जब हमने भारत में संवैधानिक संस्थाओं के विकास का सीरीज शुरू किया था, तो पहले हमने आपको 1757 में चार्टर एक्ट में क्या हुआ, फिर 1773 के चार्टर एक्ट में क्या हुआ, फिर 1813, 1833, 1853 पिट्स इंडिया एक्ट, और फिर इस तरह से होते हुए हम 1858 में पहुँचे। फिर उसके बाद जब भारत सरकार अधिनियम जो 1900 मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार, पार्लियामेंटो सुधार, 1935 का भारत सरकार अधिनियम तक हम आए। फिर हमने आपको ये बताया कि किस तरह से भारत में आज़ादी की अलग जगी और किस तरह से अंग्रेज़ों ने भारत में धीरे धीरे उत्तरदायी सरकार संविधान का मार्ग प्रशस्त किया। और ये अंग्रेज़ों की मजबूरी भी थी, क्योंकि एक तरफ हमारे स्वतंत्रता सेनानी लगातार अंग्रेज़ों पर प्रेशर बना रहे थे। नरमपंथी दल के जो लोग थे, जो हमारे स्वाधीनता सेनानी थे, अपने तरीके से प्रेशर बना रहे थे, और गरम दल के जो हमारे आज़ादी के दीवाने थे, जो हमारे शहीद कई हमारे जो गरम दल के नेता यानी चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार भगत सिंह जैसे लोग, उससे पहले अगर हम बात करें तो बाल गंगाधर तिलक, उसके बाद लाला लाजपत राय जैसे जो हमारे सेनानी हुए, उनके प्रेशर में अंत में अंग्रेज़ों को भारत में आज़ादी देने की सोचनी पड़ी। और रही सही कसर जब गांधी जी का भारत की राजनीति में प्रादुर्भाव हुआ, उसके बाद गांधी जी के प्रादुर्भाव के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस का प्रादुर्भाव हुआ, और उसके बाद जब 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ और 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, तो इन सब को संयुक्त रूप उस द्वितीय विश्व युद्ध के समापन के बाद अंग्रेज हालांकि विजेता बने थे, लेकिन उनकी जो ताकत थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, और वो इस कंडीशन में नहीं रहे थे कि दुनिया के देशों पे, अपने उपनिवेश पे, अपनी कॉलोनी पे वो शासन कर सकें, खासकर भारत जैसे देश में जहाँ की आबादी उस समय 30 से 40 करोड़ के बीच थी। तो उनको आज़ादी देनी पड़ी, और वो आज़ादी उन्होंने हमें कोई सौगात में नहीं दी, बल्कि ये उनकी मजबूरी थी हमें आज़ादी देनी। तो उन आज़ादी देने के क्रम में 1935 के अधिनियम के बाद जो कुछ घटनाक्रम हुए, जैसे कि क्रिप्स मिशन हुआ, उसके बाद कैबिनेट मिशन हुआ, फिर भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, तो इन सब को, भारत छोड़ो आंदोलन कैबिनेट मिशन से पहले की बात है, तो इन सब को हम संयुक्त रूप से भारत की आज़ादी के लिए जिम्मेदार मान सकते हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों को, यानी 1935 के अधिनियम के बाद के जितने भी घटनाक्रम है, 1935 के अधिनियम को भी हम इसमें जोड़ सकते हैं, वो सब भारत में संवैधानिक संस्थाओं के विकास की अहम कड़ियाँ हैं। और इस कड़ियों के रूप में हमने आपको अभी तक 14 एपिसोड बना करके, 14 वीडियो बना करके हमने आपको पूरा कालखंड बता दिया है कि भारत में संवैधानिक संस्थाओं का विकास क्यों हुआ। पिछले एपिसोड में हमने आपको भारत स्वतंत्रता अधिनियम तक हमने आपको बताया था कि कैसे क्रिप्स मिशन के बाद कैसे वेवेल योजना आई, कैसे शिमला वेवेल योजना ने, कैसे लॉर्ड वेवेल ने 1945 में जब आए इंग्लैंड से लौट करके, तो कैसे उन्होंने शिमला सम्मेलन किया, और कैसे शिमला सम्मेलन असफल हुआ, और कैसे 1946 में जो तत्कालीन ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर थे एटली, उन्होंने कैसे कैबिनेट मिशन भेजा भारत, और कैबिनेट मिशन ने किस तरह से भारत में संवैधान सभा के गठन की शुरुआत की, कैसे संविधान सभा का गठन हुआ, और कैसे अंतरिम सरकार की स्थापना हुई, जिसमें मुस्लिम लीग के नेता जिन्ना की एक नहीं चली। और इस तरह से हम भारत में फिर कैबिनेट मिशन के बाद फिर 1957 में 1947 में माउंटबेटन योजना आई, और माउंटबेटन योजना के बाद जो है भारत स्वतंत्रता अधिनियम, जो जुलाई 1947 में ब्रिटिश संसद में पेश हुआ और पास हुआ 10 दिन में,
और उसके आधार पर भारत को आज़ादी मिली। तो भारत की आज़ादी जो मिली उसको हम कहते हैं भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ये 4 जुलाई को, ये जुलाई के फर्स्ट वीक में ब्रिटिश संसद में पेश हुआ था और फिर 10 दिन के बाद आई थिंक 14 जुलाई को इस पर मोहर लगी ब्रिटिश पार्लियामेंट की और फिर 14 अगस्त को इसे घोषणा की। तो दोस्तों ये सब मैं आपको पिछले एपिसोड में बता चुका था। आज इसलिए बता रहा हूँ कि पिछले एपिसोड में डिस्क्रिप्शन देने के समय जब हम डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें डालना हमने शुरू की तो फिर हमें जो वर्ड्स लिमिट है यानी 5000 शब्द से ज़्यादा हम डिस्क्रिप्शन में नहीं डाल सकते, तो उसमें फिर भारत स्वतंत्रता अधिनियम की जो मुख्य बिंदु थे वो उसमें हम नहीं डाल पाए। तो आज का जो ये सीरीज है ये फाइनल सीरीज है और इसमें जो डिस्क्रिप्शन में हम वो सारी चीज़ें आपको दे दे रहे हैं जो पिछले एपिसोड में हम नहीं डाल पाए थे। तो दोस्तों इस एपिसोड को हम यहीं ख़त्म करते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि भारत में संवैधानिक संस्थाओं के विकास के क्रम में अब तक जो 14 या 15 सीरीज हमने बनाया वो सभी आपके लिए लाभदायी होगा। आप सभी के लिए यानी उन छात्रों के लिए भी जो विभिन्न तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और उन लोगों के लिए भी जो भारतीय इतिहास में जिनकी रुचि है, जो भारत के स्वाधीनता संग्राम में जिनकी रुचि है और जो भारत की पॉलिटी को, भारत के संवैधानिक संस्थाओं को समझना चाहते हैं। तो हमें आप इजाज़त दीजिए, फिर हम अगले एपिसोड में एक इतिहास के ही किसी नई विषय वस्तु के साथ, इतिहास के किसी नए विषय वस्तु के साथ हम हाजिर होंगे। आज हमें आप इजाज़त दीजिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, जाते जाते मैं आपसे ये भी गुजारिश है मेरी आप लोगों से कि देखिए जो हमने आपको बना करके आपके सामने पेश किया है उसे आप ध्यानपूर्वक और धैर्यपूर्वक सुनें, क्योंकि वीडियो लंबा होता है तो समय को देखते हुए अक्सर लोग जो है उसको स्किप करते जाते हैं, आगे बढ़ाते जाते हैं, तो फिर आपको पूरी बात समझ में नहीं आएगी। आपको सभी वीडियो को ध्यान से देखना चाहिए और डिस्क्रिप्शन को भी पढ़ना चाहिए। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करें और कमेंट के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शेयर करें या ना करें कोई दिक्कत नहीं है, शेयर आपकी इच्छा पर है, आप चाहें तो करें ना चाहें तो ना, लेकिन आप सब्सक्राइब करेंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि हम जो भी वीडियो बनाएंगे वो आप तक सबसे पहले पहुँचेगा। तो दोस्तों हम इसको यही ख़त्म करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।